Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज बहुत सारे ऐसे मसले ना जो हमें से किसी ना किसी स्टेज पर या हमारे किसी प्यारे को, किसी जानने वाले को होते हैं, और हम कोशिश करें उन सबको अपने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करें ताकि जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके सामने रखे जा सकें। सो डिप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और तलाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो तलाल, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि डिप्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें? हमारे यहाँ तो ये भी बहुत मसला है कि हम ये भी नहीं समझते कि अगला बंदा डिप्रेस है, या कोई बंदा भी ये नहीं बताता कि वो डिप्रेस है, क्योंकि इसको तो बुरा समझा जाता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हर बंदा यार तुम मायूस हो रहे हो, अल्लाह की रहमत से तो मायूसी कुफ्र है, तो वो साथ ही वो बंदा बंद हो जाता है कि शायद मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। ऐसा ही है। तो डिप्रेशन जो है ये मायूसी की कैफियत है जिसके 4 किस्में होती हैं। जो पहली किस्म है उसको हम एंग्जाइटी बेस्ड डिप्रेशन कहते हैं, या माइनर डिप्रेशन, या रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं और आपसे वो नहीं हुआ तो आप वक्ती तौर पर मायूसी का शिकार हो गए, और ज़्यादातर लोग जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ वक्त गुजरने से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी डिप्रेशन की कैफियत के अंदर 6 वीक से ज़्यादा आप उसके अंदर स्टक हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक थेरेप्यूटिक काम है और आपको इसके लिए मदद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपकी मायूसी की कैफियत है वो आपकी बरकरार रह रही है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी जो किस्म होती है वो मेजर डिप्रेशन होता है, जिसके अंदर आप के अंदर मायूसी की जितनी ज़्यादा कैफियत आपकी डेवलप हो जाती है कि अगर आपकी स्लीप या तो बहुत बढ़ जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपकी डाइट बहुत बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है, आपको खुद सोजी के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, खुद को ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में आप सोचते हैं, आपको लगता है कि इस दुनिया का कोई हासिल वसूल नहीं रहा, तो मुझे इस दुनिया से कूच कर देना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो है वो बाइपोलर टाइप 2 जो है एक मूड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर के आपके अंदर मूड के हाइज भी होते हैं और लोज भी होते हैं, लेकिन जो आपकी लोज हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हाई और लो की रेंज +10 से -10 है, तो आपकी जो मूड की रेंज है वो +5 से -10 के ऊपर है, यानी डिप्रेशन आपका बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आता है। लेकिन कभी आप एनर्जेटिक भी हो जाते हैं, कभी आपसे चीज़ें होने लगती हैं, और कभी आप जो है वो दोबारा से उसी डिप्रेशन की कैफियत में चले जाते हैं। और जो चौथी इसकी किस्म है वो डिस्थीमिया कहलाता है, जो कि आपके अंदर एक कॉन्टीन्यूस जो डिप्रेशन की और एक माइल्ड लेवल के डिप्रेशन की जो कैफियत है वो कायम रहती है, और जो मनफी सोचें हैं वो आपके ऊपर हावी रहती हैं। देखिए, अगर तो आपके ऊपर सिर्फ मनफी सोचें जो हैं वो हावी हैं, तो फिर आपको मुस्बत सोचों के ऊपर कोई प्रोग्राम जो है वो सुनना चाहिए, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। और जैसे अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर ख़ुद को एक दर्जन अच्छी बातें कहें, जैसे कि लोग डिफरेंट तस्बीह करते हैं, तो आप 33 दफ़ा अपने आप की अपनी कोई तारीफ़ करें कि मैं ये फ़लाना काम कर सकता हूँ, और 33 दफ़ा ख़ुद को ये कहें कि मैं एक ज़बरदस्त इंसान। जैसे मैं भी सुबह दफ्तर जाने से पहले मैं अपने आप को बार बार ये रिपीटेडली कह रहा होता हूँ कि मैं एक बेहतरीन काउंसलर हूँ, मैं एक बेहतरीन थेरेपिस्ट हैं, मैं आज लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो चेंज लेके आऊँगा। तो मेरे अंदर से एक एनर्जी मुझे महसूस होती है, और मेरी साइकोलॉजी बहुत पॉजिटिव साइकोलॉजी बन जाती है, और फिर मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी का डिप्रेशन जो है, अगर किसी को ऐसे ख्यालात आते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, या वो ऐसे अटैम्प्ट करने की तरफ जाता है, सेल्फ हार्म करता है, तो उस मौके के ऊपर उसको जो है वो प्रॉपर दवाई की भी ज़रूरत है, यानी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन की ज़रूरत है, जो कि इफ़ेक्टिव होने में 3 से 21 दिन लगाती हैं। और उसके साथ साथ उसको प्रॉपर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की भी ज़रूरत है, CBT की भी ज़रूरत है, यानी बातचीत के ज़रिए अपने सोचने के अंदाज को बदलने की भी ज़रूरत है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है। और अगर जैसे कि अगर आप देखें कि हमें जो मुस्बत सोच है वो एक रेपिटेटिव एडवर्टाइजमेंट की तरह, हमारे जैसे कि इश्तिहार के अंदर कोई अगर एक सेलिब्रिटी आके कहता है कि क्रिकेटर आके कहता है वॉशिंग पाउडर ख़रीद लो, तो हमारा ज़हन फटाफट वॉशिंग पाउडर की तरफ जाता है। कभी ये नहीं हम वेरीफाई करते कि ये इसका कपड़े धोने से क्या ताल्लुक है, इसने कभी ज़िंदगी में शायद कपड़े ना धोएं। लेकिन जो फेमिलियर चीज़ें हैं, जब हमें वो रिपीटेडली कोई एक बात कहती हैं, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं वो काम करने के लिए, जिसमें हम पहले मायूसी का शिकार होते हैं। तो अगर आप, हमारे लिए इंसान के लिए सबसे ज़्यादा फेमिलियर आवाज़ कौन सी होती है? हमारी खुद की होती है। तो अगर हम अपनी आवाज़ के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग का एक स्क्रिप्ट है, जो कि विलिंग वेज की वेबसाइट के ऊपर भी वो अवेलेबल है, तो अगर आप वो डाउनलोड करके और उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके रिपीटेडली सुनेंगे, तो आपके
30-35% जो डिप्रेशन है वो उसी से ही रिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही। और यही जो है ये कुरान की जो जैसे हम कह रहे हैं उसमें भी सारी पॉजिटिविटी है ना, कि आपको मायूसी से, नाउमीदी से, लोगों के मिसालें बताकर ही सारा कुछ बताया गया। डॉक्टर साहब, आपके पास जब लोग आते हैं तो आप क्या चीज़ें नोटिस करते हैं उसमें, और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे फिर आप ट्रीट करते हैं? हमें डिप्रेशन के पेशेंट को बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच उसको जो है ना उससे बात करनी होती है, उससे वो कहाँ से कैसे जो है वो इस डिप्रेशन का शिकार हुआ, उसके इनिशियल सिम्टम्स जो हैं वो क्या थे जो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते उसे इस नौबत तक लेके आए। और ज़्यादातर तो हमारे पास पेशेंट आते ही ऐसे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स लेके आते हैं डिप्रेशन के, कि जिसमें सुसाइडल थॉट्स भी होते हैं उनके, और वो जो है वो बिल्कुल आइसोलेट होना चाहते हैं, वो जो है अपने आप को मारते भी हैं। अब जैसे एक बच्ची 17-18 साल की वो बच्ची रोज़ाना अपने आप को काटती थी, और जब तक वो अपने आप को नाइफ से काटती नहीं थी उसे सुकून नहीं मिलता था। अब अच्छा, बहुत सारी एंग्जाइलेटिक मेडिसिन उसने ली, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन उसने ली, लेकिन ये कि वो उसको इससे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला। और वो जब हमारे पास आए और हमने जो है वो, जैसे हमारा होम्योपैथी का तो है यही ना कि आपको बिल्कुल बेसिक्स के उससे स्टार्ट करना होता है, और आपको अंडरलाइंग कॉज जो है उसकी देखनी होती है। वो सारी चीज़ें जब कोरिलेट करते हैं तो हमारे लिए फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। फिर डिप्रेशन की जो आखिर में इन तमाम सिम्टम्स को लेने के बाद आखिर में जो रेमेडी जो है वो आती है, वो रेमेडी फिर मैजिक का काम करती है, वो उसके तमाम सिम्टम्स को ठीक करते चली जाती है। अब उस बच्ची को देखें कि जो इतनी सारी गोलियां खाने के बाद भी वो अपने आप को काटती थी और रोज़ाना काटती थी और उसके बगैर सुकून नहीं मिलता था उसको, वो हमारी मेडिसिन लेने के बाद उसने ना सिर्फ ये। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इतनी जादुई? क्या एक मेडिसिन सारे पेशेंट्स के लिए होती है या नहीं, हर एक के लिए आप अलग मेडिसिन? हर एक के लिए अलग होती है। अच्छा। होम्योपैथी में इसकी ब्यूटी समझ लें या इसका जो है वो नाकामी समझ लें कि उसमें कोई एक मेडिसिन किसी एक पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर उसकी कोई एक भी सिम्टम जो है वेरी कर जाती है तो आपकी रेमेडी चेंज हो जाती है। अच्छा। लेकिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम है ऑरम मेटालिकम, वो एक ऐसी मेडिसिन है कि जो आपके सुइसाइडल थॉट्स को ऐसे ख़त्म करती है, ऐसे वैनिश करती है कि आप कोई किसी भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से आप वैनिश नहीं कर सकते। ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट्स जो है ना वो नींद, आपको गुनूदगी और इस तरह की कैफियत में ले जाती है। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के भी यही साइड इफेक्ट्स? हमारी मेडिसिन की यही खूबी है कि ये ख्वाब आवर नहीं होती हैं। अच्छा। वो जो पेशेंट कई सालों से एंटी डिप्रेसेंट एंग्जाइलेटिक मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं और उनका प्रॉब्लम ये होता है कि ना वो सही तरह से काम पे जा सकते हैं, ना वो जो है वो अपने आप को एलाइव समझते हैं, वो ये समझते हैं कि बस अधमुए से होके आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी मेडिसिन इस तरह की नहीं है, ठीक है, कि जो आप में इस तरह की जो है ना गनुदगी पैदा कर दे और आपको जो है वो सारा दिन लेथार्जिक रखे, आप में फटीग की सिम्टम्स आ जाएं। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन सिम्टम्स को ख़त्म करके और उसको सेहतमंद कर देती है, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। ठीक है। क्योंकि जो मेडिकेशन होती है वो ज़्यादातर जो साइकेट्री की प्रैक्टिस के अंदर अगर आप उसको दवाई देते हैं और फिर आप उसको महीने के बाद बुलाते हैं तो अमूमन ऐसी पेशेंट्स को कंप्लेन आ सकती है, क्योंकि अगर दवाई की जो राइट डोज है, किसी भी मर्ज को देखना, पेशेंट के वेट को देखना, उसकी हाइट को देखना, उसकी एज को देखना और फिर कौन सी जनरेशन ऑफ मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसको देखते हुए जब आप राइट काइंड ऑफ डोज दे पाते हैं तो एक्चुअली डिप्रेशन के साथ दवाइयाँ जो है वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करती कि आप बहुत सोए हुए हैं या आप बिल्कुल जागे हुए हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपका मसला क्या है। आपको डिप्रेशन नींद आपकी अगर इफ़ेक्ट कर रहा है तो आपको एक जो है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत है। अगर आप सुबह उठ के आपके उठने को दिल नहीं करता, आपके जिस्म में बहुत दर्दें होती हैं, आपका मूड बहुत लो होता है, तो आपको SSRI की ज़रूरत है। तो और प्लस इसको कितनी डोज के अंदर देना है, तो जब भी कोई डोज अगर जितना अच्छा डॉक्टर की प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा उसको समझता होगा वो उतना एक्यूरेट जो है वो एडवाइस कर सकता है। अच्छा, इसको डाइट से कैसे मैनेज किया जा सकता है इस मसले को? क्या इसका कोई ताल्लुक? इसका हो गया, डायग्नोसिस हो गया, आपको पता चल गया मैं डिप्रेस्ड हूँ, साइकोलॉजिस्ट का काम हो गया, उन्होंने आपको मेडिसिन दे दी। अब 24/7 आपका थेरेपिस्ट या आपका डाइटिशियन या आपका डॉक्टर आपके साथ नहीं है, आप खुद अपने साथ हैं, ठीक है।
एक विल आपने करनी है जनरेट खुद, क्योंकि यू हैव टू ओवरकम दिस सिचुएशन, ठीक है। एक पैटर्न डिजाइन कर लें कि मुझे पीए प्लस अपनी फूड डायरी को मैनेज रखना है, ठीक है। पैटर्न डिजाइन हो गया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी और फूड डायरी मैनेज हो गई। पैटर्न डिज़ाइन कर लिया, 2 आवर्ली नहीं तो एटलीस्ट 3 आवर्ली पे मैं इसको मैनेज करूँगा। मैं टाइमली सोऊंगा, मैं टाइमली खाऊंगा और मैं 50 to 70% अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कंज्यूम करूँगा या ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करूँगा, ठीक है। हर 3 घंटे की सिमेट्री बना ली, सुबह उठे, कुछ अपना प्री ब्रेकफास्ट का कोई भी ड्रिंक लिया, प्लेन लेमन वाटर ले लिया, वर्कआउट पे चले गए, वापस आया, अपना कोई भी फ्रेश फ्रूट ले लिया, उसके बाद थोड़ा सा इंटरवल 3 आवर्स का इंटरवल लिया, फिर कोई एग्स वगैरह लिए, मतलब एक सिमेट्री ड्रॉ करें, एक डिज़ाइन ड्रॉ करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, जो रीज़न आपकी डिप्रेशन की वजह बनी है उसको ओवरकम करें, फॉरगेट दैट। और समटाइम्स मैं पेशेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी खुद बताने के बजाय कहती हूँ कि जाएं सर्च करें, आपका माइंड डाइवर्ट हो, बिजी रहें, अपना टाइम कहीं और स्पेंड करें बजाय कि उस रूट कॉज के बारे में आप सोचते रहें, ठीक है। तो डिप्रेशन को ओवरकम करने का जो तरीका है कि पैटर्न लाएं अपनी ज़िंदगी में, एक सिमेट्री होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो डिस्कस हो गया कि नींद नहीं आती, बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं बहुत लोग, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे हैं उनके रूटीन्स बहुत ख़राब हैं, रात को उनको जागते हैं, दिन को सोते हैं। तो इस मसले का क्या सलूशन है कि जो लोग बहुत मेडिसिन के एडिक्ट ना होना चाहें और वो चाहें कि नेचुरली इस मसले पे काबू पाएँ? देखिए, कुदरत ने 24 घंटे के अंदर इंसान के पूरे जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा है कि उसे मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर ये अपनी पानी की ज़रूरत को अच्छा पूरा करने लगे तो इसके जिस्म की बहुत सारी ज़रूरतें ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाएंगी, और जिस्म की वो ज़रूरतें जिनका ताल्लुक़ इंसान के रेस्ट के साथ, इंसान के कंफर्ट के साथ है, वो इसके साथ पूरी होंगी। अगर पानी अच्छा पिएगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा हो जाएगा, ब्लड का फ़्लो भी अच्छा हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये उस तरह से एग्जॉस्ट होगा नहीं और रेस्टलेस पोजीशन में नहीं आएगा। लेकिन जब इंसान देखता है कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं और उसको ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं जो उसे बेचैन कर रही हैं और वो सो नहीं पा रहा, तो उसमें सबसे बेहतर जो है वो उस वक़्त में कुरान का सुनना या मुराकबा का करना है। तो अगर हम अपने बच्चों को भी मेडिटेशन जो है वो करवाना शुरू करें। मेडिटेशन का सही तरीका क्या? मेडिटेशन दो, एक वो जो योगा जिसे कहते हैं जिसमें ब्रीदिंग भी है, जिसमें यकसुई का भी डिफरेंट वो की जाती हैं प्रैक्टिसेस। आप जब मुराकबा कहते हैं तो आप देखिए, मेडिटेशन का जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं सब में तकरीबन उसका मेथड करीब करीब है। ठीक है। सिर्फ अगर फ़र्क आता है तो स्कूल ऑफ थॉट का आ रहा होता है। कोई अगर जो है वो किसी चांट को फोकस कर रहा होता है तो यहाँ इसमें ज़ात को, इसमें इलाही को फोकस किया जा रहा होता है। ठीक है। सबसे बेस्ट मेडिटेशन वो सेल्फ एनालिसिस है, अपना मुहासबा करना है। अगर हम रोज़ाना अपना मुहासबा करना शुरू करें और बच्चों को भी यूज़ टू करें तो होगा ये कि वो अपनी गलती के ऊपर जो है वो इस्तिग़फ़ार करेंगे और जो उन्होंने खैर का काम किया उस पर शुक्र अदा करेंगे। तो इससे सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है वो बहुत हाई होना शुरू हो जाएगा, और जितनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी उतनी आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। सही। तो जो मुराकबा का सही तरीका है वो ये है कि हम आंखें बंद करके यकसू होके बैठ जाएं या लेट जाएं और अपने सांस के ज़रिए से हम अपने सांस पे फोकस करें। सांस जब इनहेल करें तो फोकस करें अल्लाह, और जब एक्सहेल करें तो फोकस करें हु। जस्ट कुछ देर ये करते रहें तो इससे नींद के इशू सॉल्व हो जाते हैं। बल्कि हम जो है इस मेडिटेशन के ज़रिए कैंसर्स के पेन्स को विदाउट मेडिसिन कंट्रोल कर चुके हैं। अगर किसी को कैंसर की वजह से पेन्स हैं और उसके पेन जो है वो इवन देन के मार्फिन से कंट्रोल नहीं हो रहे, तो हमने कई पेशेंट्स को रिकमेंड किया, उन्होंने इसको किया तो वो उनके पेन्स कंट्रोल होते हैं और मरीज़ सो भी जाता है, इससे नींद आने लगती है आसानी से। अच्छा, लेकिन मार्फिन पे जो पेशेंट्स मार्फिन पे चला जाए वो तो बहुत उसकी इंटेंसिटी बहुत इसका मतलब बढ़ गई है दर्द की कि बहुत उसमें। आप क्या रिकमेंड करेंगे तलाल कि नींद ना आना, बेख्वाबी का जो मसला है, इंडिविजुअली इसको देखा जाए तो इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, इंसोम्निया जो है ये इटसेल्फ भी एक डिसऑर्डर है और ये किसी डिसऑर्डर का एक रिएक्शन भी हो सकता है। जो एक सबसे बुनियादी वजह जो आजकल माशरे के अंदर नींद का ना आना है वो ये है कि हम नेचर के बहुत अगेंस्ट चलते हैं। नेचुरली जब लाइट्स जो कम होती हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, और वो जो हार्मोन है वो फिर हमें
नींद दिलाता है। तो एक तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारा लाइफस्टाइल है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। अगर हम प्रेफरेबली हम चाय और कॉफ़ी ना पिएं क्योंकि ये एक ड्रग है जिसकी एक्चुअली हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम खाना थोड़ा खाएंगे तो फिर हमें चाय की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो अपने आप को जगा के रखने के लिए चाय और कॉफ़ी आप पीना चाहेंगे। और अगर आपने चाय कॉफ़ी पीनी भी है तो दिन में 12 बजे के बाद आप ना पिएं क्योंकि अगले 8-9 आवर्स तक वो आपकी स्लीप के ऊपर फिर वो इफ़ेक्ट करता रहता है कॉन्टीन्यूसली। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, बेचैनी का मसला होता है, जैसे कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, गैड जिसे कहते हैं, तो वहाँ उसमें भी जो है उस केस के अंदर भी नींद जो है वो एट टाइम्स नहीं आती। फिर एट टाइम्स जो डिप्रेशन का मसला है उसके अंदर भी नींद नहीं आती। तो मल्टीपल इसके रीजंस हो सकते हैं और हर एक का जो है वो डिफरेंट सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जो एक जनरली जो एक नींद के बारे में जो कहा जाता है वो ये है कि आप अगर सुबह अर्ली उठेंगे, जैसे कि फ़र्ज़ करें 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रात 9 बजे तक आप सोना चाहेंगे क्योंकि आपका जो 16 घंटे उठे रहने का जो टाइम है वो मैच्योर हो चुका होता है। सो आपको ऑटोमेटिकली नींद आएगी। फिर सोने से कम से कम, जैसे अगर आपने 9 बजे सोना है तो फिर जो आखिरी मील आप लेंगे वो आप कोई 5:30 और 6 बजे के दरमियान लेंगे ताकि 3 घंटे का जो है वो आप उसके अंदर गैप रखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोना जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, वो घंटों लेटे रहते हैं और उनको नींद नहीं आती। तो मुझे कहते हैं कि आप अपना स्लीप का स्विच एक्टिवेट करते हैं। स्लीप स्विच को ऐसे एक्टिवेट करते हैं कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप लेटे हैं कोई 15 से 20 मिनट सारी चीज़ों से फ़ारिग हो के अब आपने बस लेटना ही है और सोना ही है और आपका मोबाइल फ़ोन भी आपसे दूर है और आपकी सारी चीज़ें आपसे दूर हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आप जो है वो लेटते हैं और आप 15-20 मिनट के लिए और आपको नींद नहीं आती तो आप अपने कमरे में हल्की सी लाइट के साथ थोड़ी सी वॉक करते हैं 4-5 मिनट और कॉन्टीन्यूसली अपने आप को पूछते रहते हैं कि मैं लेटा हुआ बेहतर था या मैं अब वॉक करता हुआ बेहतर हूँ। तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली क्या जवाब आएगा कि मैं लेटा हुआ बेहतर था। तो आप फिर जाते हैं और जाके आप लेटते हैं और 10-15 मिनट आप गुजारते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसमें नींद आ जाती है। अगर आपको फिर नहीं आती तो आप इस साइकिल को अपने रिपीट करते रहते हैं और अगर आप 3 से 4 दफ़ा इसको रिपीट करते हैं तो आपको जो है वो आपका जो स्लीप स्विच है वो एक्टिवेट हो जाता है नेचुरली। अच्छा, और अगर कोई सारी रात ही चलता फिरता रहे और उसको फिर भी ना स्लीप स्विच एक्टिवेट हो, देन आई मीन अगर प्रॉब्लम इस दर्जे एग्रीवेट हो गया हुआ। देखिए, अगर तो किसी को एंग्जाइटी है और किसी का अगर स्लीप साइकिल वैसे ही बहुत कम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने में उनको मुश्किल नहीं होती, वो 10 बजे 11 बजे सो जाएंगे लेकिन वो 3 बजे उठ के बैठ जाएंगे और फिर उनको नींद नहीं आती और फिर बहुत बेचैनी होती है। तो उनका चूँकि नेचुरली स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो अगर तो वो किसी थेरेप्यूटिक किसी उसके काउंसलिंग के अंदर हैं या वो अगर कोई मेडिकेशन उसके लेते हैं तो उनको उससे हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर वो ये 2 चीज़ें नहीं करते और उनका मसला इस एक्सटेंट पे नहीं है और वो नेचुरली इसको ठीक करना चाहते हैं तो फिर वो अपने आराम को पूरा करें। अगर आपको 8 घंटे लेट के आराम करने की ज़रूरत है तो आप उस टाइम को अपने ज़रूर बेड पे गुजारें। फिर आपको उससे उठना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप 4 बजे उठ के 4 घंटे की नींद बाद एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर बहुत जल्द आपका जो जिस्म है वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो CFS कहते हैं वो डेवलप हो जाएगा और फिर आप इतनी थकावट हो जाएगी कि आप बिल्कुल जो है ना वो लेट जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नींद ऐसी है कि आप एक वक्त में 4-5 घंटे ज़्यादा नहीं सो सकते तो फिर आप दिन का कोई एक टाइम ज़रूर चूज़ कर लें, 1 घंटा आधा घंटा कि आप सो सकें क्योंकि उससे फिर आप रिकवर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भी रिपेयर होता है, हमारी बॉडी भी रिपेयर होती है और हमारा हार्ट भी रिपेयर होता है। तो अगर आप उसको रिपेयर होने का वो पूरा टाइम नहीं देंगे तो फिर नेचुरली आप अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर तारिक, आप क्या कहेंगे कि इसमें आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है नींद ना आने वाले लोगों को? जी, इंसोम्निया में नींद नहीं आती लेकिन नींद जो है वो किस वजह से नहीं आ रही, उसकी रीजंस क्या है नींद ना आने की, और अगर नींद नहीं आ रही है तो उसका नींद का पैटर्न क्या है और वो क्या लाइफस्टाइल की वजह से नींद जो है वो ख़राब हुई है या उसके पीछे जो है कुछ और सर्कमस्टांसेस हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम जो मेडिसिन देते हैं वो चाहे वो कोई CNS स्टिमुलेंट ले रहा है, अगर वो कॉफ़ी यूज़ कर रहा है या चाय का ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहा है, उसको देखते हुए जो मेडिसिन हम देते हैं वो ऐसी नेचुरल स्लीप लेके आती है कि शायद किसी भी हिप्नोटिक से उसकी जो है ना स्लीप वैसी मिल ही नहीं सकती। क्या रिकमेंड करेंगे आप, कौन सी ऐसी? जैसे एक मेडिसिन है हमारी पैसिफ्लोरा,
पैसिफ्लोरा मेडिसिन ऐसी मैजिकल मेडिसिन है कि मदर टिंचर में अगर वो 10 ड्रॉप्स ले लिए जाएं और दिन में 4 दफ़ा उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में उसको 40 ड्रॉप्स तक भी लेके जा सकते हैं, जो कि अक्सर नौबत नहीं आती है पेशेंट को देने की, लेकिन उससे ऐसी नेचुरल स्लीप आती है कि वो सारी हिप्नोटिक छोड़ देता है वो। अच्छा, लेकिन जिन लोगों को मुख्तलिफ और अमराज होते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हैं, किडनी के हैं, फिर हमें उसको देखना पड़ता है साथ अच्छा, में, ठीक है। उसको एसोसिएट करना तो पड़ता है। उन लोगों के लिए रेकमेंडेड नहीं है कि खुद ही से वो ले खुद लें, ही से ना, फिर वो ऐसी सूरत में खुद से ना लें। हाँ, लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं और उनको किसी वजह से नींद नहीं आ रही, तो वो उसको ट्राई कर सकते वो हैं। ट्राई कर सकते हैं। राइट। अच्छा, डॉक्टर वर्दा, आप क्या कहेंगी कि नींद ना आने का मसला जो है, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे, वो तो डिस्कस हो गया स्लीप साइकिल, लेकिन खाने पीने से कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जहाँ तक बात होगी मेलाटोनिन की, कि अगर वो डिस्टर्ब है तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। बहुत कॉमन केसेस हैं आजकल, बहुत कॉमन मसला है कि आपको नींद नहीं आती। अच्छा, उसमें जो चीज़ आपने करनी है अपने लिए वो ये है कि आपने ख़ुद को थकाना है। वर्कआउट करें, नींद से पहले, सोने से पहले वर्कआउट लाजमन करें, ताकि आपकी बॉडी थक जाए एंड इवेंचुअली आप सोना चाहेंगे, रेस्ट की तरफ जाना चाहेंगे। एक और पैटर्न जो इसमें ड्रॉ करते हैं या डिज़ाइन करते हैं वो ये होता है कि आपने सोने से 4 घंटे पहले खाना छोड़ देना है, 3 घंटे पहले वर्कआउट छोड़ देना है और 2 घंटे पहले अपना सेलफोन या स्क्रीन छोड़ देनी है, ठीक है। खुद को रिलैक्स करें। हाँ, आई नो यू आर स्माइलिंग बिकॉज़ इट्स इम्पॉसिबल आज के era में। पहले वाले दोनों तो शायद हो जाएंगे, ये जो आखिरी वाला है ये मुश्किल है कि स्क्रीन टाइम छोड़ने से नींद उड़ जाएगी। मतलब डू समथिंग, आप बुक पढ़ सकते हैं। सही। अगर नहीं पढ़ सकते तो अपने जो आपका सन है, ये जो आपकी डॉटर है, उसके साथ कुछ खेल लें। ठीक है। आई इवन डू रिकमेंड साइकिलिंग बिफोर स्लीप ऑन बेड, जो स्टेशनरी साइकिलिंग होती है, अगर आप बेड पे हैं तो साइकिलिंग कर सकते हैं। अब एक जो मेरे पेशेंट थे वो कहते थे कि मैं भूल जाता हूँ, और एक कहते हैं आई डू इट रेगुलरली। तो जो रेगुलरली करते थे वो अपने सन के साथ रेस लगा कर करते थे टू नॉट फॉरगेट इट, ठीक है। तो इस तरह से खुद को बिजी रखें, माइंड को डाइवर्ट करें, खुद को थकाएं, बॉडी को इस स्टेज पर मैं तो कहती हूँ ले आएं कि आप इतने थक जाएं कि इवेंचुअली जाएं बेड पर लेटें और सो जाएं। अच्छा, दुबई में या ये बाकी जो कंट्रीज़ हैं, ये इस तरफ लेके जाना मना है ख़ास, लेकिन आपको पता है हमारी कुछ फूड डाइट में बहुत ज़्यादा ही होती थी, ऐड होती थी, और वो इट्स अ गुड स्लीप इंड्यूसर। पॉपी सीड्स। जी, पॉपी सीड्स, मतलब वो कुक करके प्रॉपर्ली उसको बनाया जाता था हमारी कुछ रेसिपीज़ में, जैसे सरदाई वगैरह में नहीं, मतलब स्नैक्स में तो था। एंड वो इसीलिए था क्योंकि वो थोड़ा सा रिलैक्सेंट का एक काम भी करती थी, स्लीप इंड्यूसर भी थी। अच्छा, उसमें नोनी फ्रूट जूस भी एक ऐसा कंपोनेंट है कि अगर आप उसे डाइल्यूट करके वाटर के साथ यूज़ करें तो वो भी आपकी नींद को काफ़ी हद तक बेटर कर देता है। हाँ, तो मैं इसी तरह की चीज़ें कि लिवेंडर के बारे में, जैसे कुछ खुशबुओं के बारे में है, कुछ खुशबुएं स्लीप नींद आवर होती हैं, कुछ खुशबुएं लगाने से नींद जो है उड़ जाती है। ये ग्रुप ऑफ पीपल है। हाँ, अगर आपका मेमोरी सेंटर किसी खुशबू से कनेक्ट करता है और आपकी स्लीप इंड्यूस होती है, तब आप उसे इस्तेमाल करेंगे, रादर इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, हाँ। बिल्कुल सही। लेकिन ये लेवेंडर एक हर्ब है जिसे तिब में या हर्ब में उस्तुखुदूस कहा जाता है। हाँ जी। तो ये नर्व सूदिंग है जी। और इसका नॉर्मली माजून जो है वो मिल जाता है मार्केट से। तो ये नर्व्स को अच्छा सूद करता है और ये नींद में स्पोर्टिव है और ये सेड्यूस नहीं करता। हाँ, और इस्तखुदूस वैसे भी इसका खाना जो है वो भी अच्छा है, नींद के लिए बेहतर है। जी, नींद के लिए बेहतर। ये यूनानी हमारी जो तिब है और मेडिसिन, यूनानी तिब की एक हर्ब है और ये बड़ी फेम है। इसी से लेवेंडर खुशबू भी है। बेसिकली उस्तुखुदूस या लेवेंडर एक ही चीज़ है। तो इसको अगर बतौर हम हर्ब या माजून के तौर पे कोई लेना चाहे तो उसे ले सकता है एज ए डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे। ये एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही। चलें, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।